नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको बिट्टू की बहुत ही दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आप खुद को रोने से नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि बिट्टू की ज़िंदगी जिस तरह बर्बाद हो गई, भगवान ना करे कि कभी भी किसी के साथ भी ऐसा हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम सुमित है। मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। मैं और मेरा परिवार बनारस में रहता था। मैंने अपने 10th तक की पढ़ाई बनारस में ही पूरी की। उसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद दिल्ली में ही मेरी जॉब लग गई और मैं दिल्ली में ही जॉब करने लगा। उसके बाद मैं दिल्ली में ही एक फ्लैट लिया और वहाँ पर अपने माता पिता को भी बुला लिया और हम सभी साथ में रहने लगे। जब मैं 25 साल का हुआ तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी। तो हमारी एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़की का बायोडाटा भेजा जो मेरे माता पिता को पसंद आ गई। उस लड़की का नाम रितु था। वह दिखने में अच्छी दिख रही थी। मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा तो मैंने भी हाँ में ही सिर हिला दिया। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वैसे तो मेरी शादी घर वालों की पसंद से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करने लगा था। मेरी दिल्ली से मुंबई ट्रांसफ़र हुआ तो मेरी बीवी भी जिद करने लगी कि मैं भी आपके साथ मुंबई जाऊंगी, क्योंकि शादी से पहले वो मुंबई में ही रहती थी। मैंने रितु को बहुत समझाया कि देखो रितु, कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ, मुझे फ्लैट को सेट करवाने दो, फिर मैं तुम्हें भी बुला लूँगा। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। इधर मेरे माता पिता मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि अपनी बीवी को तो हमारे पास छोड़कर जाओ, लेकिन रितु की लाड में आके जिद करती रही तो मेरा दिल पिघल गया और फिर मैं उसे अपने साथ मुंबई ले आया था। मुंबई आने के बाद हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई थी। हम दोनों बहुत घूमते फिरते, होटल से ही खाना खाते, लेकिन वक्त के साथ असल ज़िंदगी की शुरुआत हो गई थी तो मुश्किल पैदा होने लगी थी। मैंने एक पॉश एरिया में घर किराए पर लिया था, लेकिन साफ सफाई न होने के कारण वो बहुत गंदा हुआ था। जब मैं रितु को सफाई करने के लिए कहता तो मुंह फुलाकर बैठ जाती और कहती कि मैं काम वाली मौसी हूँ या बीबी हूँ। मैं उसे समझाता था कि तुम मेरी पत्नी हो और ये घर हम दोनों का है, तो घर की सफाई तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा। वो चिढ़ कर कहती कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अब मैं उनकी बातों का क्या ही जवाब देता। मैं ऑफिस से आकर अकेले ही पूरे घर की सफाई कर देता। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो खाना बना लेती थी। खाना जैसा भी बनता मैं खा लेता था। हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जिंदगी में शांति ही शांति थी। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी बीवी परेशान सी रहने लगी थी। बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। एक दिन रितु ने मुझे बताया कि मुझे एक काम वाली मिल गई है। मैं कई दिनों से काम वाली को ही ढूंढ रही थी। वो बोली कि काम वाली 2 घंटे के लिए आएगी और घर की सफाई करके जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अब मुझे घर की सफाई नहीं करने पड़ेगी, लेकिन मुझे चिंता भी हो रही थी। मैंने कहा कि रितु, ध्यान रखना, नौकरानी घर की सफाई करने आती तो है, लेकिन सफाया करके चली जाती है। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी थी और बोली कि आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक बार फिर से घर में शांति आ गई थी। रितु बहुत खुश और सज धज कर रहने लगी थी। मैं घर आता तो उसको बहुत खुश देखता था। मुझे एक तसल्ली हो गई थी कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस की एक ज़रूरी फाइल घर पर भूल गया था। घर जाकर जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए थे। ये सब मेरे लिए असहनीय था, इसलिए मैंने रितु को एक कमरे में बंद कर दिया था। देर रात जब मैं घर लौटा तो रितु ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। मैंने परेशान होकर दरवाज़ा खोल दिया और उससे पूछा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि आज हमारे घर में नौकरानी के भेष में कौन मौजूद थी। तो वो बोली कि आपको मेरी कसम है, पहले आप मेरी बात सुनो, फिर मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। मैंने अपनी बीवी को एक मौका दे दिया था। मैं दिल से ही चाहता था कि वो मेरी सारी शंकाओं को झूठा साबित करे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। रितु ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी
इस उम्मीद हम 7 बहनें और एक भाई थे। पिताजी दिहाड़ी मजदूर और माँ दर्जी थी। हम सब छोटे छोटे थे तो हमारे पेट भी छोटे थे। हमारा पेट माँ की सिलाई की कमाई से भर जाता था। जब हम बड़े हुए तो हमारी भूख भी बढ़ गई। अब कम खाने से कहाँ गुजारा होता था। माँ दाल बनाने का बर्तन चूल्हे पे चढ़ा देती और जी भर के दाल में पानी डाल देती, लेकिन हमें रोटी हर बार कम पड़ जाती थी। हम खाली पेट ही उठ जाते थे। जब कई दिन तक ऐसी ही मुसीबत सहनी पड़ी थी तो हमारी खाना खाने वाली चटाई तीतर बितर हो गई थी। हम सभी भाई बहन एक दूसरे से खाना छीन छीन कर खाने लगे थे। मेरा सबसे छोटा भाई बिट्टू वो खाना मुट्ठियों में भर लेता। हम उसे कुछ नहीं कहते थे। जब सब लड़ झगड़ कर उठ जाते तो अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी के टुकड़े निकालकर माँ को खिलाने लग जाता, और जब माँ रोती जाती तो बिट्टू अपनी कमीज से माँ के आंसू पोंछ देता। मेरी सबसे बड़ी बहन 19 साल की थी और बिट्टू 5 साल का था। ये जो उम्र का अंतर था ना, ये बहुत ही खतरनाक था। बहन की शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन गरीब घर की लड़की से कौन शादी करता है। हाँ, अब हम बहनों को बिट्टू से बड़ी आशाएं थी। हमने दिन गिन कर काट रहे थे कि कब वो जवान होगा और कब हमारी किस्मत खुलेगी, लेकिन जीवन का हर पड़ाव एक मृग जल रहता है। बिट्टू जवान हो गया और हम सब बहनें पक्की उम्र की होती गई। जब हम अपनी किस्मत पर रोते थे तो सबसे बड़ी बहन संजू के गले लगकर रो पड़ता। माँ अपना माथा पीट कर रह जाती। माँ बिट्टू को बहुत समझाती कि तुम एक मर्द हो। जब एक औरत किसी मर्द के सामने असहाय होकर आंसू बहाती है तो मर्द अपनी हिम्मत जुटाकर उसके आंसू पोंछ देता है, खुद रोने नहीं बैठ जाता। मगर बिट्टू को ये बात कहाँ समझ में आती थी। उस बेचारे के भी हमारे तरह ही नसीब फूटे हुए थे। पढ़ाई से भी दूर हुआ था और हुनर से भी। जब वो 16 साल का हुआ तो माँ ने उसे बिजली का काम सीखने के लिए लगा दिया था, लेकिन तब तक उसके पास काम सीखने के लिए समय ही नहीं बचा था। माँ की आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो सिलाई नहीं कर सकती थी। बड़ी बहन भी सिलाई से पीछे हट चुकी थी। अब सुबह शाम हमारे हालात एक जैसे ही थे। हम भूखे रहते तो पिताजी शाम को मस्त शराब पी कर आते थे और बिस्तर पर ढेर हो जाते थे। माँ रात में भूख के कारण रो रही थी। बिट्टू नींद से उठकर उनके पास गया और उनके गले लगकर रोने लगा था। फिर सुबह हुई तब अपना फैसला सुना दिया था कि वो बिजली का काम नहीं सीखेगा, बल्कि दिहाड़ी मजदूरी करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा। समय की मांग भी यही थी, तभी तो हम सभी चुप ही रहे। अब एक लड़का अक्सर बिट्टू के साथ हमारे घर आता था। उसका नाम विनोद था। वो उम्र में बिट्टू से काफ़ी बड़ा था, शायद मुझसे भी वो 1-2 साल बड़ा ही था। वो माँ को आके दिलासा देता कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चोरी चोरी मुझे देखते रहता था। उसको मैं अच्छी लगने लगी थी और मुझे उसने मुझसे कहा था कि उसके घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो वह मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। लेकिन फिर एक दिन विनोद गायब हो गया। मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन ज़रूर वापस आएगा। इस बीच बिट्टू भी पूरे दिन घर से गायब रहता था। अब तो रात भी बाहर गुजारने लगा था। एक दिन वो रोज की तरह घर से बाहर निकला और लौटकर वापस ही नहीं आया। माँ और हम बहनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। माँ पूरे दिन ऐसे रोती रहती जैसे उसकी मौत हो गई हो। हम बहुत दुखी रहने लगे थे। हम बहनें भी भाई को याद करते तो अपनी इच्छाओं पे आंसू बहाते। कई दिनों से हमें खाना भी नसीब नहीं हुआ था, जिसके चलते मेरी बड़ी बहन जब सीढ़ियों पर चढ़ी तो चक्कर खाकर गिर गई। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उस झटके में मेरे सबसे बड़ी बहन की मौत हो गई। दीदी गुजर गई, लेकिन ना माँ रोई ना हम बहनें रोई। माँ बोली कि संजू की भूख मर गई। हमने कहा खुश नसीब थी कि हम बदनसीब बहनें जिंदा थे। 1 महीना बीत गया होगा कि बिट्टू वापस लौट आया तो ढेर सारे पैसे लेकर आया था और अपने साथ वो नीली शॉल भी लाया था। बिट्टू बोला कि माँ, ये शॉल संजू दीदी के लिए है। तो माँ बोली कि बेटा, वो अभी से ओढ़ने के लिए इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही वे परेशानी से सबका मुंह ताकता रह गया। हम सब बहनों की गिनती करने के बाद बोला कि माँ, संजू दीदी क्यों मर गई? पिताजी मर जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। बिट्टू अब बात बात पर रोता नहीं था। वो दुख की बात सुनकर भी हंस देता था।
बिट्टू के घर आने से अब घर में भरण पोषण की व्यवस्था हो गई थी। उसने माँ से कहा कि मैं एक बिजनेस करने लगा हूँ। फिर माँ ने कहा कि भगवान का शुक्र है। फिर बिट्टू ने दिन रात का कोई हिसाब किताब नहीं रहा था। वो कभी दिन में निकलता तो कभी रात को, और कभी रात भर बाहर ही रहता, लौट कर ही नहीं आता। हम बहनें पेट भर खाना खाने के बाद बिट्टू को दुआ देती थी। बिट्टू ने माँ से कहा था कि माँ, जब मैं काम करके बाहर से आता हूँ ना, तब कोई मुझसे बात ना करे। वो घर आता तो मुंह छुपाकर कमरे में चला जाता, और जब आराम करके बाहर आता तो खुश दिखाई देता। उसके दिन और रात का व्यवहार हमारी समझ से परे था। अब ये हुआ कि जब पेट भरने लगा तो अकल भी जाग उठी थी। अब माँ को बिट्टू की चिंता होने लगी थी। माँ बिट्टू से उसके काम के बारे में पूछती तो वह टाल देता था। माँ जिद करती तो वह उठकर बाहर चला जाता था। एक दिन जब पिताजी घर आए तो वे नशे में नहीं थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने घर आकर बिट्टू को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। तो हम सभी बहनें और माँ दौड़कर पिता के पास पहुँचे। बिट्टू भी अपने कमरे से बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया, पिताजी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। पिताजी बोले कि इस बेशरम ने तो मेरे नाम को ही डुबा दिया है। माँ ने कहा कि जो शख्स खुद नशे में डूबा हो उसका नाम कोई और क्या डुबा देगा। पिताजी बोले कि बिट्टू, तुम लोगों को हराम का खाना खिला रहा है। माँ भी आज रुकने वाली नहीं थी। कहने लगी कि तुमने तो आज तक हमें एक निवाला भी नहीं खिलाया। बिट्टू तो हमारा पेट भर रहा है ना, भले वो हराम का ही क्यों ना हो। पिताजी बिट्टू की जान के दुश्मन बने हुए थे। बिट्टू को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और उसे घर से निकालना चाहते थे। लेकिन माँ अपनी जीत पर अड़ी थी। लेकिन जब पिताजी ने माँ को तलाक देने की धमकी दी तो माँ ने एक नज़र अपनी आधा दर्जन अविवाहित बेटियों पर दौड़ाई और वो चुप होकर बैठ गई। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी का अंतिम भाग की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस कहानी की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।